जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन। ये दोस्तों जो है वीडियो आपका पार्ट 2 होने वाला है, सॉरी पार्ट 4 होने वाला है। ये इससे पहले हमने जो है 3 वीडियो बना रखा है ये इसी पर, और उसमें जो है आपको डिटेल से सभी चीज़ों के बारे में बता रखा है। हालांकि इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है सभी प्रतिबिंब का बनना यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को हमने जो है उस चीज़ में देख लिया था। साथ ही साथ अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग एंड उसमें अंतर, इन सभी चीजों के बारे में हमने जो है उसमें बात कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अब समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है उस चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है, तो समतल दर्पण सबसे पहले आपको जान लेना है कि कैसे बनता है। हालांकि इस चीज के भी बारे में बता रखे हैं आपको। चलिए देखते हैं। ये हमने जो है क्या बना लिया, एक समतल दर्पण बना लिया। ये क्या बना लिया, एक समतल दर्पण हमने बना लिया। ठीक, एक शीशा खड़ा कर दिया एकदम समतल शीशा, और उसमें एक पट्टी को क्या कर दिया, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से इसे क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया। किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से। किससे भाई, तो सिल्वर नाइट्रेट से इसको हमने पेंट कर दिया यानी AgNO3। AgNO3 से इसको जब पेंट कर देते तो ये कौन सा दर्पण बन गया, समतल दर्पण। अब क्या करेंगे, तो समतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, P बिंदु यानी कि ध्रुव बोलते हैं, है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब इसमें कोई है तो नहीं, इसमें तो कोई किधर घुरेगा नहीं, क्योंकि ये जब घुरेगा तभी तो जाके केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ना तो फोकस होता है, ना वक्रता केंद्र होता है, कुछ नहीं होता है। बस आपको ये खींच देना है। जब इससे खींचेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं एक लाइन है, बस एक जमीन की लाइन है, बस इतना सा आपको बता देना है। अब क्या करेंगे, तो हम लोग वस्तु रखेंगे, यानी प्रतिबिंब निर्माण करना है ना, तो वस्तु कहीं पे रख लेते हैं। यहाँ पे हमने वस्तु रख दिया, ये वस्तु हमने रख दिया। ठीक, जब हमने ये वस्तु रखा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, चलिए ठीक। हालांकि हो गया ये। अब देखिए हमने जब वस्तु रखा तो वस्तु का कुछ नाम दे देते हैं। ए और बी हमने वस्तु का नाम दे दिया, दर्पण का नाम कुछ दे देते हैं, एम और एन, ये दर्पण का नाम हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए वस्तु को हमने ए और बी माना है। अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम आपको बता रखे हैं, 4 नियम था प्रतिबिंब बनाने का। एक क्या था, आई बराबर आर। तो आई बराबर आर लगाइए। आई यानी कि यहाँ पे जाएगा और इधर घुर जाएगा उसी डिग्री पर, ये हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाता है, घुर जाता है डायरेक्ट इस तरह से। तो हमने प्रतिबिंब बनाने का 4 नियम आपको बता रखा था। ये पहला था आई बराबर आर, यानी आप ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आपको बता रखे हैं। उसके बाद दूसरा बताए थे कि समांतर जाएगा तो फोकस होकर आएगा। यहाँ पे फोकस तो है नहीं, तो समांतर हम ले जाते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु से किरणें जाती है तो ये क्या हो जाती है कि ये यानी फोकस होकर कटती है। लेकिन इसमें तो फिलहाल इस दर्पण में कोई फोकस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे पड़ रहा है ना। दर्पण पे ये जो किरण पड़ा वो कितना डिग्री पे पड़ा भाई, ये 90 डिग्री पे पड़ा है। और जब 90 डिग्री पे पड़ा है तो ये क्या होता है, यानी 90 डिग्री पे जब पड़ा, जैसे ही किरण 90 डिग्री पे पड़ा तो उसी पर वो उसी पथ पर लौट जाती है। इतना तो आपको पता हो। अब देखिए, अब ये तो कटने का कोई चांस नहीं है, ये किरण और ये किरण, क्योंकि किरण, दो किरण जब आपस में टकराती है तो वहीं पे जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये किरण और ये किरण कहीं पे तो टकराएगा ही नहीं। जब ये टकराएगा नहीं तो फिर कहां बनेगा प्रतिबिंब, देखिए इसकी हम लोग कल्पना कर लेते हैं। यानी जब आगे नहीं टकराता है तो हम लोग पीछे जो है उसकी कल्पना कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, यहाँ पे हमने ये जो है डॉट डॉट दे दिया इसको, उसके बाद इसको भी जो है हम लोग डॉट डॉट देकर इसको कल्पना कर लेते हैं। और जब इसको हम लोग डॉट डॉट देके कल्पना करेंगे तो देखिए आपका आराम से ये चीज बन जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा जो है ऊपर बन गया है, थोड़ा सा इसको सही हम बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे करके आपका, क्योंकि ये बराबर और इसको बराबर करना है इस चीज का, ये हो गया आपका बराबर। ठीक, तो अब जो है इसकी कल्पना हम लोग कर लेंगे। ये कल्पना कर लिए हम लोग, कल्पना जब करते हैं ये देखिए हो गया आपका, यानी कि यहाँ पे आपका वस्तु या ये जो कटा है, ये दोनों किरणें जो कटा है वो काल्पनिक रूप से यहाँ पे कटा है, और जब यहाँ कटा है तो यहीं पे क्या बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यानी ये वस्तु और ये वस्तु क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। यानी कि वस्तु जितना दूरी पे होगा उतने ही दूरी पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपके घर में जो दर्पण होगा, घर में जो आईना है उसी को बोलते हैं समतल दर्पण, और समतल दर्पण के जितने आगे जाते हैं उतने करीब आपका जो उसमें प्रतिबिंब बना हुआ है वो भी आता है। जितने करीब, जितने पीछे आप जाते हैं उतने ही वो पीछे जाता है प्रतिबिंब। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। हालांकि यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ये ए है तो ए डैश दे दिया, ये बी है तो बी डैश दे दिया। इसको क्लियर है यहाँ तक। तो ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। यहां तक तो आपने क्लियर कर लिया। लेकिन ए और पी बराबर क्या हो जाता है, पी और ए डैश। ए और पी, सॉरी इसमें जो है कोई ध्रुव ध्रुव नहीं होता है, इसमें कोई ध्रुव नहीं होता है इसमें, लेकिन मेनली कह सकते हैं ध्रुव से ही मापा जाता है। तो बोल दीजिए आप ध्रुव, इसको क्या दिक्कत है, या फिर ओ नाम दे दीजिए, इसका ओ दे दिए नाम, कोई दिक्कत। चलिए ए और ओ बराबर ओ ए डैश हो जाएगा, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी वस्तु दूरी, और बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। ये चीज हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए ओ डैश, ए ओ बराबर ओ ए डैश, ओ ए डैश। और ऐसे भी लिख सकते हैं बी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी डैश।
एम बी डैश, ये चीज आपका हो गया यहाँ से। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब विशेषता लिख देते हैं। प्रतिबिंब विशेषता किसे कहते हैं, यानी ये जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है इसकी विशेषता हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता क्या क्या लिखेंगे, तो जैसा जैसा प्रतिबिंब बना है, देखिए प्रतिबिंब ये सीधा है, यहाँ पे भी सीधा बना है ना, तो यहाँ पे लिख देना है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। उसके बाद आपको लिख देना सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा के साथ साथ कैसा बना, देखिए आभास हुआ है, यानी आभासी प्रतिबिंब बना है, और दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है, तो आपको लिख देना है सीधा बना है लेकिन आभासी बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। और ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है, ये भी आपको बता देना है, दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बना है। और कैसा प्रतिबिंब बना है, तो भाई वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पे लिख देना है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है। इतना सा आपको लिख देना है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है, सीधा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। इतना चीज आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक और चीज लिख देना है कि देखिए एक और चीज आपको यहाँ पे जान लेना है। क्या जानना है, देखिए ये हो गया आपका वस्तु और ये हो गया आपका प्रतिबिंब, ये चीज तो आपने क्लियर कर ही लिया होगा। लेकिन अब इसमें एक बात आता है कि जब आप दो समतल दर्पण, मान लीजिए ये दो समतल दर्पण है, जब आप दो समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसको जब आप रखेंगे दो समतल दर्पण के सामने, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। यानी दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई एक वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो इस चीज को आप नोट पॉइंट में लिखिएगा कि दो समतल दर्पण के सामने, दो समतल दर्पण के सामने, दो समतल दर्पण के बीच कोई भी वस्तु का दो समतल दर्पण के बीच कोई भी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यानी फोटो, अनंत फोटो बनता है। जैसे आप अगर सैलून वगैरह में गए होंगे जहाँ पे बाल कटता है, वहां पे अगर गए होंगे नाई के यहाँ, तो वहां पे आपको दिखता होगा कि जो दोनों पार अगर शीशा लगा हुआ रहता है, तो आप अगर देखते हैं, यानी प्रतिबिंब अगर दर्पण लगा रहता है तो आप देखते हैं इस पार अगर देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऐसे ऐसे बनते जाता है, यानी अनंत दूरी पर आपका प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे लगता है इसका रूम बहुत बड़ा है। तो ये क्या है कि दो समतल दर्पण के बीच अगर एक वस्तु आ जाएगा तो इसको अनंत प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप देख सकते हैं ये दो समतल दर्पण है, मान लीजिए ये दो समतल दर्पण है, इसके बीच अगर एक आदमी आ जाएगा, ना, तो इसका प्रतिबिंब इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, यानी ऐसे छोटा छोटा करते इसका बराबर करके दिखेगा प्रतिबिंब, और उतना ही दिखेगा जितना बड़ा है। और एक बात, इसमें जो बनता है प्रतिबिंब, ये जो समतल दर्पण है, ये इसका ये खासियत है कि ये समतल दर्पण जो आपको मिलेगा, इसमें अगर आप देखें तो जैसे आप दायां हाथ खड़ा करेंगे तो वो बायां हाथ खड़ा करता है, अगर आप दायां टांग मारेंगे तो वो बायां टांग मारेगा, यानी अगर आप बायां हाथ उसको फाइट दिखाएंगे तो वो दायां हाथ फाइट दिखाता है। इसका मतलब क्या है, यानी शकल को, यानी कि ये जो मूड़ी है इसको सही दिखाता है, पैर को भी वो सही दिखाता है, हर चीज को वो सही दिखाता है, लेकिन बस वो क्या करता है कि उल्टा दिखाता है, थोड़ा सा उल्टा। अगर हम बायां हाथ से कोई खाना खा रहे हैं तो वो दायां हाथ को दिखाएगा, अगर हम दायां हाथ से खाना खा रहे हैं तो वो बायां हाथ को दिखाएगा। इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होना। क्या बोलते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा होना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। ये भी लिख देना है आपको, पार्श्विक रूप से यह उल्टा होता है, यह उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से यह उल्टा होता है। ये भी लिख देना है। ये देखिए प्रतिबिंब विशेषता में इन सभी चीजों को लिख देना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है तथा आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक रूप से यह जो है क्या होता है, उल्टा होता है। इतना चीज लिखने के बाद आपको बस क्लियर कर देना, हो जाएगा आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मस्त वीवीआई आप एक तरह से कह सकते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक। आप अगर नहीं समझे तो एक बार और स्पीड करके वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दाएं से। उसके बाद अब हम लोग जो है प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब यानी इससे पहले हालांकि हमको पढ़ाना था प्रतिबिंब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंब अभी अगर नहीं पढ़ा, अगर पहले पढ़ा देते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता प्रतिबिंब, लेकिन अब आपने प्रतिबिंब समझ गया है कैसे बनता है, क्या होता है प्रतिबिंब, तो अब जो है आप प्रतिबिंब का डेफिनेशन ध्यान से समझ जाएंगे। कैसे, देखिए ध्यान से अब इसको। प्रतिबिंब क्या होता है, इन किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कैसे बनता है, तो देखिए जब किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है, जब दर्पण पर किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब किसी वस्तु से दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है
किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतन के बाद, दर्पण पर क्या है, आपतित करने के बाद, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण से आपतित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये किरण और ये किरण टकरा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रतिबिंब का एक और बार डेफिनेशन समझ लीजिए, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरणें, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? प्रतिबिंब को हालांकि देखें तो दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? दो भागों में। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो कि वास्तव में बनता है, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब इसे बोल सकते हैं आप। तो दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो कि वास्तव में कटता है। जैसे आप इस दर्पण में देखें तो इस दर्पण में वास्तव में नहीं कटा है, हम लोग बस कल्पना किए हैं, हम लोग बस आभास हुआ है हम लोग को भाई अगर आगे नहीं कट रहा है तो पीछे तो कटेगा ही कटेगा, ये हम लोग कल्पना किए हैं। तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन अगर आप अवतल दर्पण में अगर याद किए होंगे तो अवतल दर्पण में हर वो प्रतिबिंब जो है इसी तरह से बनाता है। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक ना? तो इसमें जो प्रतिबिंब बना था वो जैसे आप अनंत पे रखे थे तो एफ पे बना था, यानी ये रियल में कटा था। जैसे आप जो है अनंत और सी के बीच रखे थे, अनंत और सी के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब जो है वो आपका सी और एफ के बीच बना था। इस तरह से आपने देखा था और ये रियल में कटा था, यानी ये रियल प्रतिबिंब था। कैसा था? रियल प्रतिबिंब। समझ रहे हैं ना? तो ये रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज था ये चीज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तव में कटता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनता था प्रतिबिंब। कैसा बनता है? उल्टा। तो इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जबकि इसमें देखें तो हमेशा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। जबकि इसमें देखें तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगर देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये चीज है आपका, है ना? इसमें जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अगर हम मान लीजिए फोकस पर रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है ना? तो ये चीज क्या हो रहा है? इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम सी पर रखेंगे तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये चीज आप समझ रहे होंगे क्योंकि हमने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा इस चीज को तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक? तो आप इस चीज को देख लें जाके, तीनों वीडियो को, बहुत छोटा छोटा हालांकि वीडियो बना रहे हैं, तो इस चीज से जाके आप आराम से वहां से समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वास्तव में बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे का मतलब समझ रहे हैं? तो पर्दे पर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आभासी है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। भाई इसे पर्दे पर प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? जैसे देखिए ये तो कल्पना की है ना, और जब इसको कल्पना की है तो इसे तो पर्दे पे नहीं दिखा सकते। जैसे देखिए अभी जो है अगर आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे और अभी आपको आभास हो जाए, या फिर कहीं आप गए बाड़ी उड़ी, अगर आप कहीं गए घूमने के लिए, या फिर जंगली एरिया में गए, या फिर शमशानी एरिया में सुनसान जगह पे घूमने गए, वहां पे आपको जो है एकदम घुंघरू उंगरू टाइप का आवाज सुनाई दे, या फिर कोई अजीब टाइप का महक सुनाई दे, तो इससे क्या होता है? बहुत सारा आदमी अंदाजा लगा लेता है कि भाई यहाँ पे चूड़े लाग गया है, डाकिन आ गया, इस तरह का भूत का वो जो है कुछ मतलब दिमाग लगा लेता है, आभास हो जाता है उसको कि भाई यहाँ पे ये जो है भूत यहाँ पे आ चुका है। ये क्या होता है? वो देख नहीं पाता है इस चीज को, वो पर्दे पे नहीं उतार सकता है, लेकिन उसको आभास होता है कि सचमुच यहाँ पे आ चुका है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वही चीज है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपने समझ लिया। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। इस चीज को भी आप समझ गए। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब अगर देखें वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी ये इस तरह से लिख सकते हैं, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, आगे बनता है। जबकि ये देखें तो दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। जैसे देख रहे हैं आप, इस चीज को कल्पना किए हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब का अंतर, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में हमने अंतर आपको आसानी तरीके से समझा दिया। उसके बाद अब एक और टॉपिक है, उस चीज को अब जो है हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि आपका नोमेरिकल कैसे आप बना सकते हैं, उस चीज को हम अब जो है आप समझाएंगे। इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले ही लिया। तो दोस्तों अब हम लोग जो है आंकिक प्रश्न यानी कि फिजिक्स का आपको फर्स्ट चैप्टर
चैप्टर का जितने भी आपको न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे उससे पहले क्या क्या जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है उनके बारे में अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आप सबसे पहले आपको जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि जैसे आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखा, उसमें से जो है आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनता है तो या फिर आपका जो है कहीं पे सी आता है, कहीं पे पी आता है। ये जो आता है उसमें आप देखे होंगे कि आपका जो है क्या होता है कि उसी चीज के बारे में, यानी मेनली आप समझिए पहले क्या होता है उसको ध्यान से देखिए, फालतू इधर उधर फटकने से कुछ नहीं होगा। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखिए ये आप जो है आप एक हमने क्या ले लिया, एक ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, आपको पता होगा ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपको पता होगा। इसमें जो है इसको क्या कर लेना है, इसको मेनली चीज मान लेना है। आपने जो है ग्राफ पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने ग्राफ पढ़ा ही होगा। हालांकि हमने पढ़ा भी रखा है उसको, आप देख सकते हैं जाके। तो ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ के जो ये बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ में हम लोग मूल बिंदु। लेकिन जब दर्पण में पढ़ते हैं तो दर्पण में इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक, इस चीज को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और दर्पण में जो दूरी मापा जाता है, किसी भी चीज की दूरी, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे वस्तु होता है, कहीं पे जो है सी बिंदु होता है, कहीं पे एफ बिंदु होता है, तो इस बिंदु की जो दूरी मापते हैं वो कहां से मापते हैं, तो ध्रुव से ही मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाता है। तो वही चीज होता है कि जो दूरी हम लोग मापते हैं, अगर हम लोग दूरी, ये दर्पण का ध्रुव है ना, अगर ये दर्पण है, ये दर्पण है मान लीजिए, दर्पण के अगर आपतित किरण की दिशा में, दर्पण के आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण यही है ना, तो दर्पण के आपतित किरण की दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। यानी दर्पण के आपतित किरण में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक। लेकिन दर्पण में दूरी कहां से मापी जाती है, दर्पण में दूरी जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दर्पण में दूरी मूल बिंदु से, सॉरी, ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में दूरी P से मापी जाती है, P से मापी जाती है। दर्पण में दूरी जो है वो कहां से मापी जाती है, P से मापी जाती है। उसके बाद दर्पण के अगर देखें आपतित किरण की दिशा में दूरी तो वो पॉजिटिव होता है, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी इस साइड अगर दूरी मापेंगे, आपतित किरण ये है ना, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होती है। लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में इस पार की दूरी मापेंगे तो वो ऋणात्मक होता है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। जबकि आपतित किरण के अगर देखें ऊपर, यानी कि ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना भाई, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो मापी गई दूरी है वो धनात्मक होती है, लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे, तो आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। उसके बाद देखें आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है भाई, तो ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी मापी जाती है तो वो धनात्मक होती है। तो यहाँ पे लिखना है मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, धनात्मक। अब अगर देखें तो मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, तो मुख्य अक्ष के नीचे माप रहे हैं तो निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। इस चीज को आप जो है इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान से रखिएगा। ये चार नियम होता है दूरी मापने का। क्या होता है, तो पहला होता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक। इस चीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब हम लोग जो है देखेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे कैसे दूरी मापा जाता है। अवतल दर्पण में कितना बार ऋणात्मक दूरी मापा जाएगा, उत्तल दर्पण में कितनी बार धनात्मक ऋणात्मक दूरी मापा जाएगा, उस चीज को अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, यानी इसके दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, P। अब देखिए ये गुजरने वाली जो रेखा है, यानी कि ये जिस ओर बनेगा गोल, तो उस ओर यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और इससे गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी, तो भाई इससे गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, है ना, मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अनंत होता है ना, अनंत। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है F।
अब अगर आप देखे होंगे इसमें तो ये अनंत जो है सी भी है, एफ भी है, और इस पार क्या होता है भाई, इस पार क्या होता है, तो इस पार एक ही प्रतिबिंब बना था। अगर आप ध्यान से अगर गौर करें तो इस पार मात्र एक प्रतिबिंब बना था। कितना प्रतिबिंब बना था? एक प्रतिबिंब मात्र बना था। यानी ये मेनली चीज आपने ये चीज जान रखा है ना, ये चीज तो आपने जान रखा है। अब उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं। अगर आप इसमें वस्तु रखें, अगर मान लीजिए हम अनंत और सी के बीच वस्तु रख रहे हैं, तो अनंत और सी के बीच जब वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब कहां बना था भाई? तो अनंत और सी के बीच जब वस्तु रखे थे तो सी और एफ के बीच बना था, लेकिन वस्तु से छोटा बना था। ये चीज था, है ना। हमने एक बनाया बस, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो टोटली इसमें जो प्रतिबिंब बना था, इस पार 5 प्रतिबिंब बना था, और इस पार जो है अवतल दर्पण में 1 प्रतिबिंब बना था। यही क्लियर था? ठीक। तो इस पार जो प्रतिबिंब बना है वो किस में होगा? पॉजिटिव में। क्यों भाई? क्योंकि मुख्य अक्ष के ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के आपतित किरण में मापी गई दूरी, मूल बिंदु के यानी कि ध्रुव के आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। उसके बाद P बिंदु क्या है ये तो छोड़िए दीजिए, लेकिन P के बाद क्या है? F बिंदु। अगर F बिंदु पर दूरी मापा जाएगा तो मुख्य ये जो है आपका ध्रुव, तो ध्रुव के क्या है? आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण इधर चलता है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहा है दूरी, तो क्या होगा? F हो जाएगा। यानी फोकस क्या हो जाएगा भाई? तो फोकस हो जाएगा ऋणात्मक। समझ रहे हैं? ठीक। उसके बाद उत्तल दर्पण में देखते हैं, तो ये हो गया आपका ध्रुव, है ना। यहाँ पे हो गया आपका मान लीजिए C बिंदु, यहाँ पे हो गया F बिंदु। अब देखिए अगर आप देखें तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो 2 ही जगह पे रख सकते थे। ये हमने वस्तु रखा अनंत पे, इसका प्रतिबिंब F पे बनेगा, है ना। अनंत पे रखे, इसका प्रतिबिंब जो है F पे बनेगा। अगर हम अनंत और P के बीच बने रखें तो P और F के बीच बनता है, इसका प्रतिबिंब बना था या भी नहीं? जी हाँ, ऐसे ही बना था आपका प्रतिबिंब। समझ रहे हैं? ठीक। ये चीज जो है आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। यानी अगर देखें तो उत्तल दर्पण में जो हम लोग वस्तु रखे थे वो कहां रखे थे? अनंत और P के बीच, यानी कि मुख्य अक्ष। यानी ये क्या है? ध्रुव के क्या है? ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में, और ये जो आपका है तो ध्रुव, ये जो है ध्रुव के आपतित किरण की दिशा में क्या है? सी। आपतित किरण की दिशा में क्या है? सी बिंदु है, एफ बिंदु है, ये सब है ना, तो हो जाएगा भाई। चलिए देख लेते हैं अब उस चीज को, संकेत को लिखेंगे पहले। फोकस का संकेत क्या होता है? एफ। फोकस दूरी का संकेत छोटी एफ। अब ये फोकस दूरी क्या होता है? एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण का जो दर्पण जिस खोखली गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या है ना, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं भाई। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सी कहते हैं। वस्तु दूरी किसे कहते हैं? देखिए ये वस्तु हम रखे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। लेकिन वस्तु दूरी को हम लोग जो है यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। प्रतिबिंब दूरी को भी से, और ये भी और यू एक जैसा लग रहा है थोड़ा सा। चलिए ये भी हो गया आपका। वस्तु की ऊंचाई को जो है एच से डिनोट करते हैं, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से डिनोट करते हैं। आवर्धन को जो है एम से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से आप इस चीज को। अवतल दर्पण में अगर देखें तो फोकस, अवतल दर्पण यही है ना, तो फोकस कहाँ है? इस पार है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष का क्या है? ये विपरीत दिशा में, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण इधर चलेगा, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में एफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद देखें अगर उत्तल दर्पण में फोकस देखें तो उत्तल दर्पण में भाई पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। देखिए उस पार है, यानी आपतित किरण की दिशा में है। उसी तरह से फोकस दूरी यानी एफ, फोकस दूरी अगर देखें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है? निगेटिव है ना, निगेटिव है। उसके बाद अगर देखें फोकस दूरी उत्तल दर्पण में, तो फोकस दूरी यानी पी और एफ के बीच की दूरी है, तो पॉजिटिव है भाई, तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? ठीक। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, अगर आप देखें वक्रता त्रिज्या क्या है? अवतल दर्पण में देखिए वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो इस पार है ना, यानी कि मुख्य क्या बोलते हैं यार, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या पी और सी के बीच की दूरी तो उधर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद क्या है? वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र इस पार है अवतल दर्पण में, तो निगेटिव हो जाएगा भाई। उसके बाद अगर इसमें देखें तो वक्रता केंद्र यहाँ है, यानी कि आपतित किरण की दिशा में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? देख रहे हैं आप, इस चीज को आप यूज होगा, ये चीज बता रहे हैं। वस्तु दूरी यानी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो किस पार रखे थे? अवतल दर्पण में वस्तु दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी है। आपतित किरण इधर चला, लेकिन विपरीत दिशा में दूरी मापा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा भाई। लेकिन इसमें अगर देखें तो इसमें वस्तु कहाँ रखते हैं? इस पार रखते हैं क्या? इसमें जो वस्तु रखते हैं वो भी तो इसी पार रखते हैं, तो भाई वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? इसमें भी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब अगर देखें प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब अगर आप ध्यान से देखें तो 5 बार जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना था वो इसी पार बना था। 5 बार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इसी बार बना था, तो 5 बार क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, 5 बार निगेटिव। लेकिन एक बार प्रतिबिंब जो है इस पार बना था, यानी आपतित किरण की दिशा में बना था, तो एक बार क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
कितना बार, एक बार। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बना था, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब यही पार खाली बन रहा है, इसी पार बन रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई, तो ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या है, मुख्य अक्ष के समान, सॉरी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब दूरी माप रहे हैं, यानी वस्तु की ऊंचाई, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब दूरी माप रहे हैं तो कितना हुआ था भाई, मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 6 बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वस्तु क्या, उल्टा थोड़ी रखेंगे, वस्तु जैसा रखेंगे वही सीधा हो गया, ठीक। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वस्तु सीधा ही रखेंगे, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब क्या है भाई, तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखें, अगर आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण में 5 बार प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बना था, 5 बार मुख्य अक्ष के नीचे बना था, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो 5 दफा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, 5 दफा ऋणात्मक। लेकिन एक बार जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बना था, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर, तो एक बार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई, अवतल दर्पण में एक बार पॉजिटिव। उसके बाद उत्तल दर्पण की बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था वो कहाँ बना था, प्रतिबिंब ये हमेशा नीचे ही बना था। कहाँ बना था भाई, प्रतिबिंब जो बना था वो कहाँ बना था, हमेशा नीचे ही बना था। क्या, ध्यान से आप देखिए इस चीज को, प्रतिबिंब कहाँ बना था, ये सीधा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, ऐप पे बना था। क्या, ये आप गलत, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। लेकिन अगर हम अनंत और पी के बीच रखेंगे तो पी और एफ के बीच बनेगा, ये चीज था, है ना। जैसा जैसा वस्तु रखेंगे वैसा वैसा प्रतिबिंब, लेकिन 2 ही तो वस्तु रख सकते हैं इसमें, बस इतना ही तो बात है। अब अगर देखें इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए आप क्या है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही आएगा, सीधा ही बनता है हमेशा प्रतिबिंब। आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है कितना गुना प्रतिबिंब बना है इसमें, यानी कितना गुना उसमें आवर्धित हुआ है प्रतिबिंब। आवर्धन का मतलब हो गया कितना गुना उसमें प्रतिबिंब आवर्धित हुआ है। इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे आवर्धन के बारे में। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब जो है हम लोग देखेंगे आवर्धन को, यानी आवर्धन वो जो है कैसा कैसा बना है, यानी कितना बार आवर्धित हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसमें आवर्धन का मतलब होता है कितना गुना, तो इसमें अगर आप देखें आवर्धन माइनस में भी हुआ है और प्लस में भी हुआ है, यानी कभी प्रतिबिंब छोटा भी बना है, कभी प्रतिबिंब बड़ा भी बना है, तो आवर्धन निगेटिव भी हो जाएगा अवतल दर्पण में और पॉजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दें, यानी कि उत्तल दर्पण में अगर आप आवर्धन की ध्यान दें, तो इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। उसके बाद दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, दर्पण सूत्र का देखिए, दर्पण सूत्र यहाँ पे हम लिख देते हैं, दर्पण सूत्र को ऊपर समझा देते हैं, ठीक। दर्पण सूत्र को हम ऊपर यहाँ पे समझा सकते हैं। देखिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र इस तरह से होता है, इसको आप ध्यान रखिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो गया, आपका दर्पण सूत्र हो गया, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक ना। इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज को अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इस चीज को जो है अब साफ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये हो गया क्या आपका दर्पण सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र। उसके बाद भी आप ये चीज समझिए, दर्पण सूत्र तो ये हो गया। उसके बाद 1/u भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस में 1/v भी लिख सकते हैं बराबर 1/f। इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग जो है आवर्धन समझेंगे, थोड़ा सा क्या समझेंगे, आवर्धन। आवर्धन होता क्या चीज है, तो दोस्तों आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, आवर्धन को हालांकि m से डिनोट करते हैं, m से। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, h' से, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा h, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो इस चीज को आप डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, m से। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। उम्मीद है कि आप आवर्धन को समझ ही गए होंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब जो एक बात आपको बताने भूल गए, ये चीज को आप समझ लीजिए। ये जो आपका एक अवतल दर्पण है या फिर गोलीय दर्पण, आप मान लीजिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो होता है, ये आपने गोलीय दर्पण एक बना लिया, लेट्स हमने ये गोलीय दर्पण एक बना लिया, ठीक। ये हमने क्या बना लिया, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या यही ना हुआ, नहीं, ये वक्रता केंद्र हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना पता है, इसको हमने आधा काट दिया है। उसके बाद क्या होता है कि बीच में f होता है, और f बराबर जो होता है, f जो होता है वो r का, f जो होता है वो r का आधा होता है। f जो होता है r का क्या होता है, आधा होता है। f क्या होता है, r का आधा होता है। f क्या होता है, r का आधा, यानी कि इसको इस पार अगर ले जाएंगे 2f बराबर क्या हो जाएगा, r, यानी ये भी सूत्र होता है r बराबर 2f, r बराबर 2f, या फिर f बराबर r/2
टू, r/2, ठीक। ये चीज आप सूत्र जो है सूत्र के तौर पे याद रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि F और P और C और F, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया R, यानी R जो होता है वो दो गो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, F, है ना, फोकस दूरी। तो एक F, दो F, तो दो F, सॉरी ये वाला इस तरह से F लिखना है आपको, बता दिए, ये F लिखना है, फोकस दूरी, है ना। तो ये F आपको लिखना है, जब भी लिखना है ये F, यानी F बराबर R/2, इस चीज से आपको लिखना है। ये बड़ी F आपको नहीं लिखना है, छोटी F लिख देना, हमेशा बता दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ इस चीज को आपने क्लियर कर लिया होगा। हालांकि अब जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है आपको सिद्ध करने वाला चीज दिखाया जाएगा। सिद्ध करने वाला मतलब कि जैसे देखिए अवतल दर्पण में कुछ चीज, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे दर्पण सूत्र हो गया, सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, उसके बाद F बराबर R/2 जो अभी आपको बताया ये भी सिद्ध करेंगे, उसके बाद आवर्धन सूत्र बराबर जो बताए M बराबर H'/H, इसको भी सिद्ध करेंगे। इन सभी चीजों को दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।